अगर आप खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो अगले 20 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपसे वो बातें करने वाला हूं जो शायद कोई और नहीं करेगा। आज हम सिर्फ जयकारे नहीं लगाएंगे बल्कि उस कड़वे सच का सामना करेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों का भविष्य तय करेगा। क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है कि संविधान की एक किताब काफी है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जिस विरासत को बाबा साहब ने अपने खून से सींचा था, आज उसकी जड़ें काटी जा रही हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि हम सो रहे हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। अगर आज नहीं जागे तो याद रखना, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब सब कुछ खत्म हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना, क्योंकि आज मैं उस चक्रव्यूह की परतें खोलने वाला हूं जिसमें हमें फंसाया जा चुका है। अगर आप बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हर एक अम्बेडकरवादी तक इसे शेयर करें और इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये लड़ाई अब करो या मरो की है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। आज का समय उत्सव मनाने का नहीं बल्कि खुद से ये कड़वा सवाल पूछने का है कि क्या हम वाकई उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसका सपना भीमराव अंबेडकर ने देखा था। हम नीले झंडे उठाते हैं, हम जय भीम का नारा बुलंद करते हैं और साल में 2 बार बड़ी धूमधाम से रैलियां निकालते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि जिस वैचारिक महल को बाबा साहब ने अपने खून पसीने से सींचा था, उसकी नींव में कितनी गहरी दरारें आ चुकी हैं। हम एक ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जहां हमें लगता है कि संविधान की एक किताब हमें हमेशा बचा लेगी, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी कानून तब तक बेअसर है जब तक उसे बचाने वाली कौम जागृत ना हो। आज हमारी विरासत पर सीधा प्रहार हो रहा है, और ये प्रहार किसी लाठी या डंडे से नहीं बल्कि बहुत ही सूक्ष्म और मानसिक तरीके से किया जा रहा है। हमारी पहचान को प्रतीकों में समेटा जा रहा है। महापुरुषों की मूर्तियां तो ऊंची की जा रही हैं, लेकिन उनके विचारों को उतना ही बौना बनाया जा रहा है। हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकाई जा रही है। एक तरफ हमें मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है और दूसरी तरफ उन संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आज की स्थिति देखिए। क्या हम दहाड़ रहे हैं या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हमने अपनी पूरी ऊर्जा उन लोगों को जवाब देने में लगा दी है जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि हमारी ऊर्जा अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करने में लगनी चाहिए थी। हमारी चुप्पी ही आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। जब संस्थानों का निजीकरण होता है, जब हमारे बच्चों के हाथ से कलम छीनी जाती है, जब आरक्षण के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब हम सड़कों पर दिखने के बजाय अपने घरों में बैठकर इस इंतजार में रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा और हमें बचाएगा। याद रखिए, बाबा साहब ने हमें भक्त बनने के लिए नहीं बल्कि तर्कवादी बनने के लिए कहा था। आज हमारी विरासत को सांस्कृतिक रूप से हड़पा जा रहा है। हमारे नायकों को एक खास रंग में रंगने की कोशिश हो रही है ताकि उनके क्रांतिकारी तेवर को खत्म किया जा सके। अगर आज हम नहीं जागे, अगर हमने अपनी इस सामूहिक चेतना को दोबारा जीवित नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेंगी कि जब लोकतंत्र और समानता की जड़ें काटी जा रही थीं, तब आप लोग क्या कर रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है, हमारी मौजूदगी की है। हमें ये समझना होगा कि प्रतीक और मूर्तियां तब तक बेजान पत्थर हैं जब तक उनके पीछे का दर्शन हमारे आचरण में न उतरे। आज का अम्बेडकरवादी सिर्फ वो नहीं है जो कोट पैंट पहनकर फोटो खिंचवाता है, बल्कि वो है जो अंधेरे में डूबे अपने समाज के आखिरी व्यक्ति के पास शिक्षा की मशाल लेकर पहुंचता है। हम अपनी ही जीत के नशे में इतने चूर हो गए कि हमने दुश्मन की चालों को पहचानना बंद कर दिया। साजिशें अब खुलेआम नहीं होती, वो नीतियों के माध्यम से होती हैं, वो विज्ञापनों के माध्यम से होती हैं, और वो हमारे बच्चों के दिमाग को कुंद करके की जा रही हैं। अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली तो याद रखिए कि इतिहास उन कौमों को कभी माफ नहीं करता जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। ये वक्त आत्ममंथन का है, ये वक्त अपनी बिखरी हुई ताकतों को समेटने का है, क्योंकि जो समाज अपनी विरासत की रक्षा नहीं कर पाता, उसका भूगोल और भविष्य दोनों मिटा दिए जाते हैं। हमें भीड़ नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने वाला कारवां बनना था, लेकिन हम भीड़ बनकर रह गए। इस भीड़ को दोबारा एक ताकतवर समाज में बदलना होगा, वरना सब कुछ खत्म होने की कगार पर खड़ा है। आज हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सामाजिक भेदभाव नहीं बल्कि वह आर्थिक और शैक्षणिक घेराबंदी है जो बहुत ही खामोशी से हमारे चारों ओर बिछाई जा रही है। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे सशक्त हथियार बताया था, लेकिन आज उसी हथियार को हमसे दूर करने की एक गहरी बिसात बिछ चुकी है। गौर से देखिए, शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण और निजीकरण हो रहा है, वो किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं है।
जब शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाएगी कि एक आम परिवार का बच्चा बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के दरवाजे तक न पहुंच सके, तो वो समाज अपने आप पिछड़ जाएगा। हम आज भी इस बात पर खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन क्या हम ये देख पा रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र किन लोगों के कब्जे में हैं? सरकारी संस्थानों को जानबूझकर जर्जर किया जा रहा है ताकि निजी यूनिवर्सिटीज का व्यापार फल फूल सके, जहां की फीस हमारे समाज के बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर है। ये एक ऐसी आधुनिक घेराबंदी है जिसमें बिना किसी शोर शराबे के एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर हमें पूरी तरह पंगु बनाने की तैयारी है। नौकरियों का खत्म होना, ठेका प्रथा का आना और लेटरल एंट्री जैसी नीतियां सीधे तौर पर उस प्रतिनिधित्व पर प्रहार हैं जिसे हम आरक्षण कहते हैं। जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं बचेगा तो आरक्षण का प्रावधान सिर्फ कागजों पर सजा एक सुंदर सपना बनकर रह जाएगा। हमें ये समझना होगा कि आर्थिक स्वावलंबन के बिना राजनीतिक और सामाजिक आजादी अधूरी है। आज हमारा युवा डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूम रहा है क्योंकि व्यवस्था ने उसे कौशल देने के बजाय सिर्फ साक्षर बनाने पर जोर दिया। हम उन संस्थानों से बाहर धकेले जा रहे हैं जहां देश की नीतियां बनती हैं, जहां बजट तय होता है और जहां न्याय के तराजू रखे जाते हैं। ये वक्त है कि हम अपनी रणनीति बदलें। हमें केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला समाज बनना होगा। बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत आज केवल चंद लोगों की दानशीलता तक सीमित रह गया है, जबकि इसे एक मजबूत आर्थिक तंत्र बनना चाहिए था। अगर हम अपनी छोटी छोटी बचत और संसाधनों को जोड़कर अपने व्यापारिक और शैक्षणिक संकुल नहीं खड़े करेंगे तो हम हमेशा दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे। याद रखिए, जो समाज आर्थिक रूप से गुलाम होता है उसकी वैचारिक स्वतंत्रता को भी बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है। आज बाजारवाद के इस दौर में हमारी संस्कृति, हमारी पसंद और यहाँ तक कि हमारे वोटों को भी बाजार की वस्तु बना दिया गया है। हमें अपने समाज के भीतर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहाँ एक सफल व्यक्ति 10 और युवाओं के हाथ थामे। अगर हम अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के निर्माण में नहीं लगा रहे हैं तो हम अनजाने में उसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जो हमें हाशिए पर रखना चाहती है। ये घेराबंदी तब तक नहीं टूटेगी जब तक हम शिक्षा को केवल डिग्री और आर्थिक मजबूती को केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित रखेंगे। हमें अपनी सामूहिक आर्थिक ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि पैसा केवल विलासिता का साधन नहीं बल्कि संघर्ष का एक अनिवार्य उपकरण है। यदि आज हमने इस आर्थिक और शैक्षणिक चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो आने वाली पीढ़ियां मानसिक गुलामी के ऐसे दलदल में फंसी होंगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा। संघर्ष अब सिर्फ सड़कों पर चिल्लाने से नहीं बल्कि मजबूत संस्थानों के निर्माण से जीता जाएगा। संविधान केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं बल्कि वो हमारे अस्तित्व का एकमात्र कवच है, लेकिन आज उस कवच के साथ जो सूक्ष्म खिलवाड़ हो रहा है उसे पहचानना हर आंबेडकरवादी के लिए अनिवार्य है। हम इस झूठे भरोसे में बैठे हैं कि जब तक संविधान की प्रस्तावना सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत यह है कि संविधान को बदलने के लिए हमेशा शब्दों को बदलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसके क्रियान्वयन की शक्ति को ही छीन लिया जाता है। आज उस सुरक्षा तंत्र का क्षरण हो रहा है जिसे बाबा साहब ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ गढ़ा था। लोकतंत्र के जो स्तंभ हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए थे उनमें हमारी हिस्सेदारी को निरंतर कम किया जा रहा है। आप गौर कीजिए कि कैसे कानून बनाने वाली संस्थाओं से लेकर उन्हें लागू करने वाली मशीनरी तक प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आरक्षण, जिसे बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व का माध्यम बनाया था, उसे आज केवल एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरह पेश किया जा रहा है ताकि आम जनमानस के मन में इसके प्रति घृणा पैदा की जा सके। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जहां न्याय मांगने वाले को ही अपराधी की तरह खड़ा कर दिया जाता है। संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्तियों में जिस तरह की अपारदर्शिता और लेटरल एंट्री जैसे रास्तों का उपयोग किया जा रहा है वो उस मेरिट के नाम पर किया जा रहा है जिसे हमारे समाज ने सदियों के संघर्ष के बाद हासिल करना शुरू किया था। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका के ऊंचे पदों पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो क्या हमें यकीन है कि हमारे साथ होने वाले अन्याय की सुनवाई निष्पक्ष होगी? बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि यदि संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो एक अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। आज वही स्थिति पैदा हो रही है। कानूनों की व्याख्या इस तरह की जा रही है कि वे शोषितों के हक में होने के बजाय उनके दमन का जरिया बन जाएं। हम समानता के नारों में उलझ जाते हैं जबकि वास्तविकता में समता का गला घोंटा जा रहा है। जब देश की संपत्तियां चंद हाथों में सौंपी जा रही हैं, जब सार्वजनिक क्षेत्र को बेचा जा रहा है, तब वास्तव में उस जमीन को बेचा जा रहा है जिस पर आरक्षण का अधिकार खड़ा था। ये हमारे अधिकारों की एक ऐसी साइलेंट किलिंग है जिसका शोर भी नहीं सुनाई देता। हमें समझना होगा कि संविधान की रक्षा केवल वकीलों या नेताओं का काम नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसने इसके कारण सम्मान से जीना सीखा है। अगर हम संवैधानिक साक्षरता नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सा नया कानून हमारी आने वाली नस्लों को फिर से गुलामी की ओर ले जाएगा, तो हम इतिहास के सबसे बड़े धोखे के शिकार होंगे। आज अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा है,
आज असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है, और ये सब उसी संविधान की दुहाई देकर किया जा रहा है जिसे हमें बचाने के लिए बनाया गया था। यह विरोधाभास सबसे खतरनाक है। हमें याद रखना होगा कि जिस दिन यह सुरक्षा कवच पूरी तरह कमजोर हो गया, उस दिन हमारे पास न अपनी बात कहने का हक होगा और न अपनी पहचान बचाने का साधन। संघर्ष के इस पड़ाव पर हमें सड़क से लेकर संसद तक एक ऐसी वैचारिक घेराबंदी करनी होगी कि कोई भी सत्ता संविधान के मूल ढांचे को छूने की हिम्मत न कर सके। यह वक्त केवल भावुक होने का नहीं, बल्कि जागरूक और सतर्क सिपाही बनने का है, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की बारीक समझ रखता हो। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि दुश्मन ताकतवर है, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम भीतर से बिखरे हुए हैं। बाबा साहब ने संगठित रहो का जो मंत्र दिया था, हमने उसे अपनी सुविधा के अनुसार भुला दिया है। आज आंबेडकरवादी आंदोलन के सामने सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, बल्कि वो आंतरिक वैचारिक बिखराव है जिसने हमें छोटी छोटी उपजातियों और गुटों में बांट दिया है। हम एक विशाल समुद्र बनने के बजाय अलग अलग गड्ढों में सिमट गए हैं, जहां हर कोई अपना एक छोटा सा साम्राज्य बनाना चाहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में ये बिखराव और भी भयानक रूप ले चुका है। जिस तकनीक का इस्तेमाल हमें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए करना था, उसी का इस्तेमाल आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी ही बिरादरी के लोगों की टांग खींचने के लिए कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया के इस जाल ने हमें कीबोर्ड वॉरियर तो बना दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे जुड़ाव को खत्म कर दिया है। हम एल्गोरिदम की उस दुनिया में फंस गए हैं जहां हमें वही दिखाया जाता है जिससे हमारा गुस्सा भड़के, और हम असली मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और हक की लड़ाई को छोड़कर उन फिजूल की चर्चाओं में उलझ जाते हैं जिनका हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आज समाज का शिक्षित तबका, जिसे पे बैक टू सोसाइटी के तहत नेतृत्व करना था, वो अपनी सुख सुविधाओं में इतना खो गया है कि उसे अपने ही समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की कराह सुनाई नहीं देती। हमने भौतिकवाद को अम्बेडकरवाद समझ लिया है। वैचारिक शून्यता का आलम यह है कि हम नारों में तो कट्टर हैं, लेकिन आचरण में वही जातिवादी मानसिकता पाले हुए हैं जिसे खत्म करने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। जब तक हम उपजातियों के अहंकार को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम एक दूसरे की सफलता से जलने के बजाय उसे समाज की सफलता नहीं मानेंगे, तब तक हम एक राजनीतिक या सामाजिक शक्ति के रूप में कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे। दुश्मन हमारी इसी कमजोरी को जानता है। वो जानता है कि हमें हराने के लिए उसे बाहर से आने की जरूरत नहीं है, बस हमारे बीच फूट का एक बीज बो देना ही काफी है। आज हमें धर्म और संस्कृति के नाम पर ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है जो हमारे बुनियादी संघर्षों से बिल्कुल अलग हैं। हम उन विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जिनका समाधान केवल आपसी संवाद से हो सकता था। ये वक्त अपनी पहचान को संकुचित करने का नहीं, बल्कि उसे विस्तृत करने का है। हमें ये समझना होगा कि एक आंबेडकरवादी का मतलब केवल एक विशेष जाति में पैदा होना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा को जीना है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। अगर हम अपने ही भाइयों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते, अगर हम उनके दुख सुख में भागीदार नहीं बन सकते, तो हमें खुद को बाबा साहब का अनुयायी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वैचारिक बिखराव का ही परिणाम है कि आज हमारे पास कोई ठोस राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है जो हमारी सामूहिक आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सके। हम टुकड़ों में बंटकर अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं, जिससे हमारी मोलभाव करने की शक्ति खत्म हो गई है। ये डिजिटल ट्रैप और आपसी द्वेष हमें उस दिशा में ले जा रहा है जहां से वापसी बहुत कठिन होगी। अगर हमने अभी भी अपनी ईगो और अपनी छोटी पहचानों को बड़ा मानना बंद नहीं किया, तो इतिहास हमें एक ऐसे समाज के रूप में याद रखेगा जिसने अपने सबसे बड़े नायक के सपनों का गला अपने ही हाथों घोंट दिया। संगठन की शक्ति ही हमारी एकमात्र शक्ति है, और इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें आत्मालोचना करनी होगी। हमें सोशल मीडिया के शोर से बाहर निकलकर असल जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामना होगा, क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी इतिहास नहीं बनाता, वो केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता है। अब समय विलाप करने या केवल शिकायतों का अंबार लगाने का नहीं है, बल्कि उस निर्णायक युद्ध की तैयारी का है जहां से हमारा भविष्य तय होगा। ये अंतिम भाग कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक कार्य योजना है जिसे यदि आज नहीं अपनाया गया तो आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमें ये समझना होगा कि सत्ता की चाबी केवल राजनीतिक जीत से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संप्रभुता से मिलती है। सबसे पहले हमें याचक की मानसिकता को त्याग कर शासक और निर्माता की मानसिकता को अपनाना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा, और आज के संदर्भ में इसका मतलब है संसाधनों पर अपना कब्जा। हमें अपने बच्चों को केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के उन क्षेत्रों में भेजना है जहां से दुनिया की नीतियां नियंत्रित होती हैं। जब तक हमारे पास अपना मीडिया, अपना बैंकिंग सिस्टम और अपने बड़े उद्योग नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज को दबाना आसान होगा। हमें एक ऐसा बहुजन इकोनॉमिक फंड और नेटवर्क तैयार करना होगा जो संकट के समय हमारे समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में हमें केवल डिग्री लेने वाले छात्र नहीं,
बल्कि बौद्धिक योद्धा तैयार करने होंगे जो अपनी संस्कृति और इतिहास के साथ साथ आधुनिक तकनीक में भी माहिर हों। हमें अपने घरों को पुस्तकालयों में बदलना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों से लैस हों। राजनीति में हमारी हिस्सेदारी केवल भीड़ बनने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें अपनी राजनीतिक चेतना को इतना परिपक्व करना होगा कि कोई भी पार्टी हमें केवल वोट बैंक समझकर इस्तेमाल न कर सके। हमें वोट की चोट के महत्व को समझना होगा और उसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसके साथ ही हमें अपने समाज के भीतर के उस शिक्षित वर्ग को जवाबदेह बनाना होगा जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे तो बढ़ गया लेकिन पीछे मुड़कर देखना भूल गया। पे बैक टू सोसाइटी अब केवल एक नारा नहीं बल्कि हर सफल व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए। हमें अपनी स्थानीय कमेटियों को मजबूत करना होगा जो गांव और मोहल्ले के स्तर पर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करें। ये लड़ाई लंबी है और इसमें थकान की कोई जगह नहीं है। हमें बुद्ध की करुणा और आम्बेडकर के तर्क को एक साथ लेकर चलना होगा ताकि हम एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन निरंतर किया गया प्रयास बड़े से बड़े साम्राज्य को हिला देता है। हमें अपनी उपजातियों के संकीर्ण दायरों को तोड़कर एक अखंड अम्बेडकरवादी पहचान बनानी होगी जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान न हो। यदि हम आज संगठित होकर अपनी आर्थिक और वैचारिक किलेबंदी नहीं करते तो हमारे पास पछताने का भी समय नहीं बचेगा। यह करो या मरो की स्थिति है जहां हमारा अस्तित्व दांव पर लगा है। हमें अपने नायकों के संघर्षों को केवल गीतों में नहीं बल्कि अपने जीवन के संघर्षों में ढालना होगा। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि बाबा साहब का वो भारत न बन जाए जहां स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व केवल कागजों पर नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में हो। यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक डरा हुआ और बिखरा हुआ समाज नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी और ताकतवर राष्ट्र सौंप कर जाएंगे। यही हमारी बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे अस्तित्व को बचाने का अंतिम मार्ग है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो संगठित होकर इतिहास रचिए या फिर मौन रहकर मिट जाने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।